आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक। संख्या पद्धति या इसको कहते हैं संख्या प्रणाली। पद्धति मतलब प्रणाली और प्रणाली का मतलब होता है तरीका, ठीक। तो संख्याओं से संबंधित बहुत सारी क्वेश्चंस बनता है, ठीक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अंक क्या है, अंक किसे कहते हैं। अंक, अंकों के माध्यम से ही संख्या बनता है। तो टोटल 10 अंक होते हैं जिनसे कोई भी प्रकार का संख्या बनाया जाता है। तो अंक बनाने के लिए जो पहला अंक हम लिख सकते हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। अब 10 बोलते हो तो 1 और 0 का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब कि हम आगे कोई भी नंबर बनाएं, उस नंबर को बनाने के लिए इन 10 अंकों का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। टोटल ये 10 अंक है, 1 से 9 तक का 9 हो गया और 0 को शामिल कर दिए 10 हो गया। तो कोई भी संख्या बनाने के लिए 10 अंकों का प्रयोग होता है। अब यहाँ ध्यान देना, जैसे कि हम कोई संख्या बनाते हैं 7, 5, 2, 3, 0, 3, 1, 3, ठीक है। ये एक संख्या है। तो इस संख्या में इन्हीं 10 अंकों में से कोई ना कोई अंक प्रयोग में लाया गया है। तो ये क्या बन गया? संख्या। अब सबसे पहले शुरुआत में संख्या पद्धति में हम सीखेंगे संख्याओं को पढ़ना। तो संख्याओं को पढ़ना सीखने के पहले हमें संख्या के स्थान का नाम जानना जरूरी है। संख्या के स्थान का नाम, ये संख्या के अंकों का स्थान का नाम, ठीक है। संख्या के अंकों के स्थान का नाम हम पहले जानेंगे। जैसे कोई अंक शुरू में है, पीछे से पढ़ते हैं ना, पीछे से गिनते हैं, उसके बाद हम सामने से पढ़ते हैं। तो शुरू में जो अंक है इसे कहते हैं इकाई अंक, दूसरे वाले नंबर को दहाई, तीसरे वाले नंबर को सैकड़ा, चौथे वाले को हजार, पांचवे वाले को 10,000, ठीक, 10,000। तो एक्चुअल में ये दोनों हजार का ही जगह है। 1000 या 10,000 दोनों कौन से समूह में होता है? हजार के समूह में। उसके बाद है लाख, तो लाख बोले या आगे वाला 10 लाख, ये दोनों लाख का ही समूह है, ठीक। उसके बाद है करोड़, तो हम करोड़ पढ़े या 10 करोड़ पढ़े, लेकिन ये करोड़ का ही समूह में है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, संख्या के अंकों का ये जो स्थान है इसी के आधार पर ही हम संख्या पढ़ते हैं। कभी सोचे हो कि जैसे ये लिखाया है 205, तो आप क्यों पढ़ते हो 205? कुछ तो रीजन है, तभी तो हम पढ़ते हैं। ये हमने ऐसे लिख दिया 1205, तो कुछ तो रीजन है, तभी हम पढ़ते हैं। तो उसका सीधा रीजन यही है क्योंकि एक एक अंक एक एक स्थान पर है, ठीक। तो इन अंकों के स्थानों का एक समूह भी बनता है। जैसे पीछे से शुरू में 3 अंक है तो इसका एक समूह बनता है, और जिन अंकों का समूह बनता है उसे हमेशा एक साथ पढ़ा जाता है। यही वजह है कि इसे हम 313 एक साथ में ही पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते हैं 3 1 3। आप बोल भले सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ा कैसे जाएगा? 313, 330। उसका रीजन यही है क्योंकि ये एक समूह के लोग हैं या एक समूह का अंक है, ठीक।
तो शुरू में 3 अंकों का एक समूह होता है, उसके बाद यदि 3 से ज़्यादा है, जैसे यहाँ 3 अंक हो गए, अब 3 से इधर और भी आगे अंक है, तो 3 अंकों के बाद यहाँ लगेगा कॉमा। ठीक, इसके बाद ये जो 1000 वाली नंबर है, 1000 का स्थान है, इसमें 1 अंक भी हो सकता है और 2 अंक भी हो सकता है। यदि 1 अंक है तो 1000 से शुरू होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 तक है तो 1000 8000 9000 ऐसे रहेगा। लेकिन जैसे ही 10 हुआ तो 2 अंकों वाला हो गया तो 10,000 पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन के आधार पर 1000 के स्थान में 2 अंक है 30, तो इसे पढ़ा जाएगा 30,000। ठीक, अब 1000 के बाद आगे और अंक है, ठीक, तो यहाँ पर लगेगा कॉमा जो हम लगा चुके हैं। तो 10,000 के बाद लाख का प्लेस होता है, तो लाख में भी यहाँ 2 अंक है। ठीक है, तो इसको एक साथ पढ़ेंगे, ये दोनों एक समूह के हैं। ठीक, 52 लाख या 52 लाख, और ये अकेला है तो 7 करोड़। सामने और कोई नंबर लिख दे, जैसे एक लिख दे तो 17 करोड़। ठीक, तो कई बच्चे इसमें डाउट करते हैं कैसे पढ़ना है कहकर। ठीक है, तो उसका रीजन यही है। तो ये था संख्याओं को पढ़ना। आगे समझ में? ठीक, आज एक ही वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट संख्या पद्धति से बनने वाले पूरा कंप्लीट क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। क्वेश्चन नहीं बताएंगे, थोड़ा बहुत बीच बीच में बताएंगे, आपको पूरा बेसिक को बताया जाएगा। जैसे संख्या कैसे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बेसिक बता दिया कैसे पढ़ना है ना। तो ये था संख्या और संख्या को कैसे रीडिंग करते हैं। अब इसी संख्या में अंकों का पूछा जाता है स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। ठीक है, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। ठीक, तो स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू क्या है, तो इसके लिए हम कोई एक संख्या लेते हैं, कोई सभी, जैसे कि 8 9 5 2 3। अब इसमें पूछ दिया 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो बताना है 9 कौन सा प्लेस में है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो यहाँ 9,000 के स्थान पर है, तो 9 को 1000 से गुणा करो, 9,000 आंसर। तो 9 का प्लेस वैल्यू, ये दिए हुए संख्या में अंक 9 का स्थानीय मान है 9,000। ठीक, इसको सरल तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो, संख्या में जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जा रहा है उस अंक को लिखो, जैसे कि 9 है, और 9 के आगे जितने अंक है उतने 0 लगा दो, तो भी वही मतलब है। ऐसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक, यदि कोई संख्या में अंक 0 है और 0 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो आंसर हमेशा 0 होता है, ये याद रखना। इसके बाद जाति मान। ठीक, और इसे क्या कहते हैं? अंकित मान। ठीक, जाति मान या अंकित मान। ओके, इंग्लिश में से फेस वैल्यू कहते हैं। जाति मान समझने के लिए हम इसी से एग्जाम्पल को लेते हैं, 8 9 5 2 0 3। ठीक, अब इस संख्या में आपको अंकित मान या जाति मान बताना है, तो क्वेश्चन में बताएगा भी कि कौन से अंक का निकालना है। जैसे हमने 9 ही ले लिया, तो किसी संख्या का जाति मान पूछा जाएगा तो उसी को ही बस लिखना है। इसके आगे में 3 अंक 4 अंक है कहकर 4 0 लिखने की जरूरत नहीं है। इसके सामने में 8 है कहकर 8 लिखने की जरूरत नहीं है। जाति मान का मतलब होता है उसके खुद का वैल्यू, उसके खुद का मान,
जैसे 9 का मान 9 होता है, तो इसी को कहते हैं जाति मान। ठीक, अब इसके बाद हम संख्या का पढ़ेंगे, उत्तरवर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या, ठीक, उत्तरवर्ती संख्या या इसको परवर्ती संख्या भी कहते हैं, परवर्ती, ठीक, परवर्ती संख्या। ठीक, तो उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या मतलब होता है जस्ट आफ्टर नंबर, जस्ट आफ्टर नंबर। ठीक, तो किसी संख्या का उत्तरवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या बताने के लिए हम उसमें एक जोड़ते हैं। जैसे इसी नंबर का एग्जांपल लेते हैं 895203, इसका जस्ट आफ्टर नंबर बताना है, परवर्ती या उत्तरवर्ती नंबर। तो एक जोड़ेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे? एक। अब यहीं से कुछ बच्चे गलत करते हैं, ये एक को कई बच्चे यहाँ लिख कर जोड़ते हैं, यहीं से गलती होता है। एक अकेला है, प्लस के बाद अकेला है कि नहीं, तो ये इकाई का नंबर है, तो इकाई को इकाई में रख कर जोड़ते हैं। तो 1 को हमें लिखना है 3 के नीचे, तो यहाँ 1 लिखेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4। 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4। तो सिर्फ इकाई बस को जोड़ने के बाद सिर्फ 4 का 4 ही नहीं लिखना है। जब हम जोड़ते हैं तो 3 और 1 4 तो हुआ, तो बाकी बचे हुए नंबर को भी लिखा जाता है कि नहीं? तो बाकी बचे हुए नंबर को भी लिखना है। यहाँ तक आगे समझ में? अब यहाँ एक चीज और समझो, देखो, यदि 3 के जगह 4 है तो 4 और 1 5 होता है। 4 के जगह इकाई अंक 5 है तो 5 और 1 6 होता। 5 के जगह 6 होता तो 6 और 1 7 होता। 6 के जगह 7 होता 7, तो 7 और 1 8 होता। यदि यहाँ 8 होता तो 8 और 1 9 होता, और यहाँ पर 9 होता तो यहीं से फिर गलत होना शुरू हो जाता है। अब बच्चे लोग, कई लोग क्या करते हैं, 9 और 1 क्या लिखते, यहाँ पर 10 लिखते, और इधर इतना जो अंक है उसको सेम लिखते। अब यहाँ से गलती होता है। जब हम कोई संख्या को जोड़ते हैं, है ना, यदि 9 और 1 को जोड़ेंगे क्या आएगा? 10। तो 10 का क्या लिखना पड़ेगा? 0 और कैरी 1 यहाँ, तो 1 और 0 1 होगा। ऐसे बनता है इस बार आंसर। तो उत्तरवर्ती संख्या जब भी प्राप्त करना हो और लास्ट में 9 हो तो कैरी लगाकर इधर आगे की संख्या लिखना है, ये याद रखना। जैसे अभी मैं बताया, गलती क्या हो सकता है, 9 और 1 को जोड़कर ये लोग सेपरेट यहाँ क्या लिख देंगे? 10, और इधर बाकी संख्या को सेम लिखेंगे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? 3 और 1 4। उत्तरवर्ती के बाद अगला संख्या है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, इसे इंग्लिश में कहते हैं जस्ट बिफोर नंबर। जस्ट बिफोर नंबर। जैसे कि इसी को हम क्वेश्चन में ले लेते हैं 895203। तो जस्ट बिफोर, किसी संख्या का जस्ट बिफोर नंबर प्राप्त करना है, मतलब इस संख्या में -1 करना है। तो संख्या में -1 करोगे तो यहाँ नहीं लिखना है, इकाई को इकाई की जगह में लिखना है। तो यहाँ लिखकर माइनस करेंगे, ठीक है, तो 202598 इस प्रकार हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे नीचे नहीं लिखोगे, यहाँ -1 लिखकर ये आंसर को यहाँ लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, ये तो समझाने के लिए था।
अब इसमें भी एक ध्यान देने वाली बात है। 3 में 1 माइनस करना आसान है, 4 में 1 माइनस करना आसान है, यदि इकाई अंक 5 है तो भी 1 माइनस करना आसान है, इकाई अंक 6 है तो भी आसान है, 7 है तो उसमें 1 माइनस करना आसान है, 8 में भी आसान है, 9 में भी आसान है। अब इसमें गलती होता है यदि लास्ट में 0 हो। पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करना है और लास्ट में 0 है तो अब कई बच्चों से गलत हो जाता है। तो क्या करना है, 0 को पहले बनाना है 10, ठीक। तो 10 बनाएंगे तो सामने वाले नंबर में 1 कम करेंगे। जब भी कोई नंबर को बड़ा बनाएंगे माइनस की प्रक्रिया में तो इसके सामने वाले नंबर में 1 माइनस करते हैं। तो 0 होने पर 1 माइनस करने के पहले इसको 0 को 10 बनाना होता है। तो 10 में 1 माइनस करेंगे तो 9, और इस नंबर को हमने बड़ा बनाया है तो फिर आगे वाले नंबर में 1 कम हो जाएगा। देखो टोटली डिफरेंट हो गया। 0 होने से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सावधानी से बनाने की जरूरत हो गया। तो 10 में 1 माइनस 9, 9 का 9 और 1 का 1। अब इस तरफ भले ही सेम लिखा जाएगा। तो 0 होने पर ध्यान से बनाना, ठीक है। ये था पूर्ववर्ती संख्या, ठीक। यहाँ तक आ गए अभी तक जितना संख्या मैं बताया हूँ, ठीक। नेक्स्ट, कितने प्रकार का हो गया देख लेते हैं। पहला स्थानीय मान, दूसरा जातीय मान, तीसरा उत्तरवर्ती, चौथा पूर्ववर्ती। अब पांचवा प्रकार की संख्या में हम पढ़ेंगे सम संख्या, ठीक है। सम संख्या ये भी आसान है, ध्यान दो। सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो उसे सम संख्या कहते हैं। अब 2 से डिवाइड होने का रूल क्या है, किसी संख्या का अंतिम अंक यदि 0 है, 2 है, 4 है या 6 है या फिर 8 है, ठीक, तो वह संख्या 2 से पूरी डिवाइड होता है या पूर्णतः 2 से डिवाइड होता है। तो सम संख्या का पहचान आसान है, चाहे कितना भी अंकों का हो, लास्ट में अर्थात इकाई अंक में होना चाहिए 0 या 2 या 4 या 6 या फिर 8, तो वह संख्या होता है सम संख्या। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, 5 अंकों का कोई सम संख्या लिखिए, 5 अंकों का कोई सम संख्या लिखिए। तो 4 अंक कुछ भी लिखना, अपने मन से 4 अंक कुछ भी लिखना, ज्यादा सोचने समझने की आपको जरूरत नहीं है। यहीं से आप लोग को दिक्कत होता है। मैं बोलता हूँ जैसे कि 5 अंकों का कोई सम संख्या लिखो तो बहुत ज्यादा आप लोग सोचते हो लिखने के लिए। तो क्या करना है, 4 अंक अपने मन से जो भी दिमाग में आता है फटाफट लिख लो। 7 3 4 8 मैंने लिख लिया, 4 अंक हो गया। 5 अंक का बोला गया है तो 5वां अंक में इनमें से कोई भी एक को लिखो। 8 लिख दो तो भी सम है, 6 लिखो तो भी सम है, 4 लिखो तो भी सम है, 2 लिखो तो भी सम है, 0 लिखो तो भी सम है। 5 अंक का बोला गया था उस आधार पर। ये मत देखो यहाँ पर मैंने सम संख्या ले लिया तो यहाँ पर फिर से मैं लूंगा कि नहीं, ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं है। 5 अंक का बोला गया था तो 5 अंक का कोई सा सम संख्या लिखना है। आगे समझ में। 6 नंबर पर विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक, और नंबर। सम संख्या मतलब इवन नंबर, ठीक। तो विषम संख्या क्या है, वह संख्या जो 2 से पूरी तरह डिवाइड ना हो। और कोई संख्या 2 से पूरी तरह डिवाइड का नहीं होता है, ठीक है। 2 से कोई संख्या
का पूरी तरह डिवाइड नहीं होता है जब किसी संख्या का अंत में 1 हो या 3 हो, 5 हो, 7 हो या फिर 9। ठीक, इनमें से कोई भी एक अंक यदि किसी संख्या के इकाई में है और 2 से डिवाइड करोगे तो हमेशा शेषफल 1 बच जाएगा। शेषफल हमेशा क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक, तो विषम संख्या का पहचान ये है। 5 अंकों का कोई विषम संख्या बना बोला गया तो 4 अंक अपने मन से कुछ भी लिखो, 7, 9, 2, 3, 4 अंक कुछ भी लिख लिए अपने मन से। अब 5वां अंक इनमें से किसी भी एक को लिख दो, बन गया विषम संख्या। ये रहा। ठीक, 7 नंबर। अब ये जो 7 नंबर में जो संख्या बता रहा हूं इसे समझना अब थोड़ा कठिन होता है बच्चों के लिए। 7वें नंबर पर हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या है? ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या है? जैसे कि इस ट्यूशन में कितने बच्चे पढ़ने आए हैं? ठीक, कितने बच्चे ट्यूशन में पढ़ने आए हैं? चलो आप गिनकर बताओ कितने बच्चे हैं। 1 से काउंट करना, 1 2 3 ऐसे जल्दी से। कितने बच्चे ट्यूशन आए उसके लिए आपको एक एक बच्चे को ऐसे गिनना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, ऐसे करते करते मान लो 30 बच्चे आए हैं। तो यहाँ पर हम गिनती गिन रहे हैं 1 2 3 4, ऐसे करते करते मान लो 30 बच्चे हैं तो 30 तक में जाकर हम रुक जाएंगे, है कि नहीं? तो प्राकृतिक संख्या मतलब होता है काउंटिंग नंबर। कितने बच्चे आए हैं पूछेंगे तो गिनेंगे कि नहीं? इस क्लासरूम में कितने तस्वीर है तो हम काउंट करेंगे तस्वीर की संख्या। ये पोस्टर में कितने बच्चों का फोटो है तो बच्चों के फोटो को हम काउंटिंग करेंगे कि नहीं? ठीक, ये पंखे में कितने प्लेट लगा है तो 1 2 3 काउंट करेंगे कि नहीं? तो काउंटिंग के लिए हम जो नंबर इस्तेमाल करते हैं वह स्टार्ट होता है 1 से, और जहां तक जरूरत है वहां तक लेकर बाकी के उसके आगे नंबर को छोड़ देते हैं। तो कभी भी मैं पूछूं प्राकृतिक संख्या क्या है तो आंसर देना है गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या जिन अंकों का इस्तेमाल वस्तुओं को गिनने में किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आगे समझ में? अब इसके बाद हम सीखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है। अब पूर्ण संख्या को भी समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पूर्ण संख्या को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, अभी हम ये देखते हैं कि कितने बच्चे ने कुछ रुपया लाया है। चलो, जितने बच्चे कुछ कुछ रुपया लाए हो खड़े हो जाओ, चाहे 1 रुपया हो 2 रुपया हो, कोई भी कुछ रुपया पकड़ कर आए होंगे ना। बहुत से बच्चे आते हैं कुछ रुपया पकड़ कर, ठीक है। और 2 बच्चे ऐसे खड़े हो जाओ जो 1 भी रुपया नहीं पकड़े हैं। 2 ज़्यादा लोग हो गए। चलो बस, अब इधर ध्यान दो। तो कितने बच्चे हैं? 5 और ये 9 और 2 11 बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नंबर में पूछूंगा, नंबर 1 कितना रुपया है, नंबर 2 कितना रुपया है, ऐसे, ठीक है। तो 11 स्टूडेंट है, मैं 11 तक का नंबर लिखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। आप नंबर 1 हो, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9,
नंबर 10, नंबर 11। चलो नंबर 1 बताओ कितना रुपया है? 10। नंबर 2 10। नंबर 3 20। नंबर 4 40। नंबर 5 30। नंबर 6 20। नंबर 7 5। नंबर 8 हाँ, तो नंबर 8 के पास रुपया नहीं है, तो जिसके पास रुपया नहीं है उसको हम क्या लिखेंगे? 0। नंबर 9 35। नंबर 10 ठीक, नंबर 10 के पास रुपया नहीं है मतलब 0 लिखेंगे। नंबर 11 10 रुपीज। अब यहाँ ध्यान दो, जैसे कि नंबर 1 के पास 10 रुपीज है, तो 10 कौन सा संख्या है? वो नहीं, यहाँ प्राकृतिक और पूर्ण संख्या के आधार पर समझना है। देखो नंबर 1 के पास 10 रुपीज है, मतलब ये 10 में 1 से 10 तक का नंबर शामिल है, तो ये है प्राकृतिक संख्या। यहाँ पर 10 है मतलब 1 से 10 तक का नंबर शामिल है, काउंटिंग करेंगे तो 1 से 10 तक जाएंगे, तो 10 क्या है? प्राकृतिक संख्या। 10 प्राकृतिक संख्या, 20 प्राकृतिक संख्या, 40 प्राकृतिक संख्या, 30 प्राकृतिक संख्या, 20 प्राकृतिक संख्या, 5 प्राकृतिक संख्या, 0 तो 0 का मतलब कोई संख्या से नहीं है, ठीक है, कोई संख्या ही नहीं है। 35 प्राकृतिक संख्या, 0 कोई भी संख्या नहीं, 10 प्राकृतिक संख्या। अब ये सब तो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन साथ में 0 का भी इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं? तो जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ में 0 का इस्तेमाल होता है तब उसे कहते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर। आगे समझ में? तो पूर्ण संख्या क्या है? जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ में 0 का भी इस्तेमाल हो, जैसे कि अभी ये एक एग्जाम्पल हमने तैयार किया है, ये क्या है? एक पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल है। तो पूर्ण संख्या देखो 1 2 3 4, ये तो प्राकृतिक संख्या हो गया, साथ में 0 का भी इस्तेमाल कर लिए, तो क्या है? पूर्ण संख्या। नंबर 9, ठीक है, तो नंबर 9 में अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के बाद भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। इधर ध्यान दो, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? इधर ध्यान देना। 7 5, इसको मैं एक साथ ले लेता हूँ। 9 में भाज्य संख्या और 10 में अभाज्य संख्या, दोनों एक साथ सीखेंगे, ठीक। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 5 7 5 7 10 15 21। एक और संख्या ले लेता हूँ 31, ठीक। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये हम किस प्रकार की संख्या को कहते हैं? भाज्य और अभाज्य संख्या क्या है, ठीक। जैसे कि भाज्य और अभाज्य जानने के लिए हमें नंबर को डिवाइड करना होता है। जैसे कि 5 दिया है, तो 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा। कोई भी नंबर दिया है उसे सिर्फ उसी के नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड होता ही है। जैसे 5 5 से ही डिवाइड है, 7 7 से ही डिवाइड है, 10 10 से ही डिवाइड है, 15 15 से डिवाइड है, 21 21 से डिवाइड है, 31 31 से डिवाइड है। कोई भी संख्या खुद से तो डिवाइड है, ठीक।
और किसी और नंबर से यदि डिवाइड हो गया तो उसे हम कहते हैं भाज्य। जैसे 5 सिर्फ 5 से डिवाइड है और किसी से नहीं है। कई बच्चे सोच रहे हैं 1 से है, तो 1 को छोड़कर, ठीक, तो 1 को छोड़कर जो नंबर सिर्फ अपने नंबर से बस डिवाइड है, 1 को छोड़कर अपने नंबर से, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 5 है, सिर्फ 5 से डिवाइड है। 7 सिर्फ 7 से ही डिवाइड है। 31 यह सिर्फ अपने नंबर से डिवाइड है। अब यहाँ 10 है, तो 10 2 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, ठीक। 10 को छोड़कर एक संख्या यदि 2 से ही बस होता तो भी वो भाज्य है। 15 या 3 से है, 5 से है कि नहीं। 21 3 से है, 7 से है, तो ये सब क्या है, भाज्य संख्या, जो अपने नंबर के स्वयं से डिवाइड होने के साथ साथ एक और कोई भी नंबर से डिवाइड हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य और अभाज्य समझ में आ गया। 11वां में है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या क्या है? सअभाज्य संख्या, ठीक है। तो सअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर क्या है? जब किसी संख्या का सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो, जब कोई 2 संख्याओं में से एक का उभयनिष्ठ प्राप्त हो, तो उसे सअभाज्य गुणनखंड कहते हैं। बोलने समझ में नहीं आया, फिर से मैं दोहराने का प्रयास करता हूँ, ठीक। यदि कोई सिर्फ 2 संख्याएं हैं और वो दोनों संख्याओं का पहले हम गुणनखंड निकालेंगे, तो गुणनखंड में कोई एक ही संख्या बस का उभयनिष्ठ गुणनखंड बनेगा, उसी को कहते हैं सअभाज्य संख्या। और सरल शब्दों में और समझो, वह 2 संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक 1 आता हो, उसे कहते हैं सअभाज्य संख्या। एग्जाम्पल, एक संख्या जैसे कि 10 है, दूसरा संख्या जैसे कि 7 है, तो गुणनखंड के आधार पर समझा रहा हूँ। 10 का गुणनखंड वह सभी संख्या जो 10 को डिवाइड करेगा, वह इसका गुणनखंड कहलाएगा। जैसे कि 1 है, फिर 2 से डिवाइड है, 5 से है, फिर अपने ही नंबर से। 7 1 से डिवाइड है और अपने ही नंबर 7 से डिवाइड है। अब हमें निकालना है उभयनिष्ठ गुणनखंड, ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। तो एक 10 को भी डिवाइड कर रहा है और एक 7 को भी डिवाइड कर रहा है, तो दोनों में कॉमन नंबर क्या आया, 1। तो ऐसी कोई भी 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आता हो, सिर्फ 1, इसको कहते हैं सअभाज्य संख्या। या कोई ऐसी 2 संख्याएं जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो, जैसे 10 और 7 महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, तो 7 1 जा 7, माइनस करने पर 3। जैसे ही 3 छोटा हुआ तो 7 को इस पार लाएंगे और 3 2 जा 6, माइनस करने पर कितना आया, 1। तो 3 से 1 छोटा है, अब 3 आ जाएगा इस पार, और 1 ने 3 को डिवाइड किया, तो फाइनल में महत्तम समापवर्तक क्या मिला, 1, है ना। तो ऐसी कोई 2 संख्याएं जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। या कोई 2 संख्याओं का गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, तो भी उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, यहां तक आगे समझ में? सअभाज्य संख्या समझ में आया? यस सर। हाँ, अब इसके बाद इसी संख्या पद्धति में
एक और चीज़ हम सीखेंगे, जैसे कि हम नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो 9 तक लिखता हूँ, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, जब हम संख्या को इस प्रकार से लिखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो ये संख्या कभी खत्म होगा क्या? संख्या कभी भी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ संख्या से संबंधित सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। जैसे पूछा जाता है एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो आंसर क्या है? 1। ये वैल्यू के आधार पर है। अगर वैल्यू के आधार पर एक अंक की छोटी संख्या पूछा जाएगा तो 0, जिसका वैल्यू नहीं है, जब तक कोई संख्या के राइट साइड में ना जुड़े। तो वैल्यू के आधार पर सबसे छोटी संख्या एक अंकों वाली कौन सा है? 1 है। ठीक, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1। एक अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 1 है। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। ठीक, और एक अंक की बड़ी संख्या है 9। ठीक है, एक अंक की बड़ी संख्या क्या है? 9। तो जैसे ही हम 10 बोलते हैं तो 10 में 2 अंक है कि नहीं? 1 और 0। तो यहाँ पर 10 क्या कहलाएगा? हाँ, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्यों कहेंगे? क्योंकि सबसे शुरू में 10 स्टार्टिंग नंबर है जिसमें 2 अंक है। ठीक, इस तरफ हम लिखते हैं छोटी संख्या और इस तरफ हम लिखेंगे बड़ी संख्या। ठीक, यहाँ पर हम लिखेंगे अंक। जैसे कि एक अंक की बात होता है तो एक अंक की छोटी संख्या 1 और एक अंक की बड़ी संख्या 9। अब 2 अंकों वाली छोटी संख्या शुरू में 10 है, तो जिसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो एक समय 90 आएगा, फिर 99 आएगा, 99 के बाद क्या आएगा? 100। तो 100 में तो 3 जीरो है, 100 में कितना जीरो है? 3। और अभी बात हो रहा है 2 अंकों का, तो 2 अंकों की बड़ी संख्या 100 के पहले क्या आएगा? 99। 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो 3 अंकों में सबसे शुरू में कौन सा नंबर आता है? 100, 100। ठीक, अब इसको आगे गिनते जाएंगे 100, 101, 102, फिर 200 में आ जाएंगे 201, 203, फिर 300 में आ जाएंगे 301, 302, फिर 400, 500, 600, 700, ऐसे करते करते 900 आ जाएंगे, फिर 901, 902, और ऐसे करते करते लास्ट में 999 तक आएंगे। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या ये है। ठीक, लास्ट एक और बता रहा हूँ, 4 अंकों की छोटी संख्या। तो 99 के बाद क्या आता है? 1000। हर बड़ी संख्या के बाद जो अगला एक अंक जोड़ने पर नया संख्या बनता है वह 4 अंकों का, या मतलब इसके आगे, जैसे ये 3 अंक है तो 3 अंकों के बाद जस्ट जो नंबर आएगा वह 4 अंकों का छोटा संख्या हो जाएगा।
तो 4 अंकों की छोटी संख्या बनाना है तो अब यहीं से समझो 3 बार 0 लिखना और 1 बार 1। कई बच्चे क्या करते हैं 4 अंकों की छोटी संख्या 0 लिखना है ये उन्हें पता होता है, तो 4 अंकों की छोटी संख्या तो 4 बार 0 लिखते हैं और फिर 1 लिखते हैं। अब आप ही लोग ध्यान दो, 1 2 3 4 और 1 को लेकर 5, ये तो 5 अंक हो गया। तो ध्यान देना 4 अंकों की छोटी संख्या पूछा जाएगा तो 3 बार 0 लिखकर 1 बार 1 लिखो, या इसको ऐसे लिखो, पहले 1 लिखो, 1 अंक हो गया, 2 3 4, ये हो गया 4 अंक। 4 अंकों की अब बड़ी संख्या तो 4 बार 9 लिखो। ठीक, तो इस आधार पर 5 6 7 जितना भी पूछा जाएगा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है संख्याओं से संबंधित छोटी संख्या बड़ी संख्या। तो इसको हम यहाँ 11 तक हुआ था, इसे हम 12वें क्वेश्चन में शामिल करते हैं। अब 13वें क्वेश्चन में, ठीक, 13वें क्वेश्चन में हम या 13 क्वेश्चन में हम सीखेंगे अंकों की सहायता से सबसे बड़ी संख्या बनाना, छोटी संख्या बनाना, सम संख्या बनाना, विषम संख्या बनाना, छोटी विषम संख्या बनाना, बड़ी विषम संख्या बनाना। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन तैयार करता हूँ। 2 0 5 3 1 इन अंकों की सहायता से, इन अंकों की सहायता से निम्न प्रकार की संख्या बनाइए। पहला बनाना है छोटी संख्या, दूसरा में बनाना है बड़ी संख्या, तीसरा में बनाना है सम संख्या। ठीक, चौथा में बनाना है छोटी सम संख्या, छोटी सम संख्या। पांचवा में बनाना है विषम संख्या, और छठवें में बनाना है, अच्छा यहाँ पर सम संख्या, छोटा सम संख्या, बड़ा, चलो यहाँ पर बड़ी सम संख्या ले लेते हैं, बड़ी सम संख्या, छोटी सम संख्या, तो यहाँ पर विषम मतलब बड़ी विषम संख्या, बड़ी विषम संख्या। इसमें बनाना है छोटी विषम संख्या, छोटी विषम संख्या। ठीक, तो सबसे पहले छोटी संख्या बनाएंगे। ठीक, तो जब छोटी संख्या बनाएंगे तो छोटे अंकों को पहले लिखते हैं। 2 0 5 3 1 इन सब में छोटा है 0, है कि नहीं? लेकिन 0 को पहले लिखने से उसका वैल्यू हट जाता है, इसलिए 0 को छोड़कर कम छोटा है 1, लेकिन 1 लिखने के बाद 0 को यहाँ लिख देना। अब 0 यहाँ लिखोगे तो उसका वैल्यू रहेगा। ठीक, तो 1 हो गया, 0 हो गया, फिर 3 छोटा है, अच्छा 2 है, 2 है, फिर कौन छोटा है 3, फिर 5 डिजिट यहाँ पर भी, 5 डिजिट यहाँ पर भी। तो ये है इन अंकों की सहायता से बनने वाली छोटी संख्या। अब बड़ी संख्या बनाना है तो बड़े अंकों को पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा है 5, फिर 3, 2, फिर 1 और लास्ट में 0। अब बड़ी सम संख्या बनाना है
बड़ी सम संख्या बनाना है तो सम संख्या का नियम आपको पता है, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है। तो इन अंकों की सहायता से बनाना है तो सम संख्या बनाने के लिए 2 अंकों का प्रयोग कर सकते हैं, लास्ट में 0 रखकर या लास्ट में 2 रखकर, लास्ट में 0 या लास्ट में 2। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि लास्ट में 0 को रखें या 2 को? क्वेश्चन से। यहाँ बड़ी सम संख्या बनाना है तो बड़े अंकों का इस्तेमाल हम शुरू में करेंगे, इसीलिए यहाँ पर ये जो छोटी सम संख्या बनाने के लिए 2 और 0 दोनों में कौन छोटा है? 0। तो ये 0 को हमें लिखना है लास्ट में। तो 0 को छोड़कर अब बाकी जितना भी नंबर है उसे बड़ी संख्या के क्रम में लिखो। तो सबसे बड़ा है 5, 3, 2, 1 और ये 0 को लास्ट में लिख देंगे। हो गया सबसे बड़ी सम संख्या। ठीक, सबसे बड़ी सम संख्या बन गया। अब छोटी सम संख्या बनाएंगे। ठीक है, तो छोटी सम संख्या बनाने के लिए 2 अंक है, 0 है और 2। तो छोटा बनाएंगे तो छोटा अंक पहले प्रयोग में ले आएंगे और ये बड़ा अंक को लास्ट में रख देंगे। तो इन 4 अंकों को छोटी सम संख्या बनाना है तो 2 हमें पता है लास्ट में रखना है, तो ये 4 अंकों को छोटी संख्या के क्रम में रखूं। तो सबसे छोटा है 1, 0, 3, 5 और लास्ट में रख दो 2 को, बन गया छोटी सम संख्या। अब बड़ी विषम संख्या बनाना है तो विषम संख्या बनाने के लिए लास्ट में 5 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं और 1 भी रख सकते हैं विषम संख्या बनाने के लिए। लेकिन शर्त है बड़ी विषम संख्या बनाना है। तो बड़ी विषम संख्या बनाएंगे तो बड़े अंकों को पहले प्रयोग में रखेंगे। तो ये 3 विषम संख्याओं में से जो सबसे छोटा है उसे लास्ट में लिखना। तो 1 को छोड़कर ये जो 4 अंक है इसे बड़ी संख्या के क्रम में अरेंज करो और फिर 1 को लास्ट में रख देंगे तो बड़ी विषम संख्या हो जाएगा। तो बड़ी संख्या के क्रम में रखेंगे तो पहले 5, 3, 2, 0, 1 आंसर। अब छोटी विषम संख्या बनाना है तो छोटे अंक पहले प्रयोग में हो जाएगा, तो जो सबसे बड़ा विषम नंबर है, विषम अंक है, उसको लास्ट में रखना। तो 5 को छोड़कर ये जो बचे हुए 4 अंक है इसे छोटी विषम संख्या बनाने के पहले छोटी संख्या के क्रम में अरेंज करो। तो 1, 0, 2, 3 आएगा और लास्ट में 5। ये बन गया छोटी विषम संख्या। आगे समझ में ये? ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है? इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना। तो इकाई अंक ज्यादातर गुणनफल के रूप में पूछा जाता है और गुणनफल के रूप में नहीं पूछेगा तो प्लस माइनस के भी रूप में पूछा जा सकता है। ठीक, सिंपल क्वेश्चन 5, 7, 2, 8 दी हुई संख्या में इकाई अंक कौन सा है? तो इकाई में कौन सा नंबर है? 8। आंसर 8 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर बी का प्रकार से हो सकता है 5 × 2 × 6 × 5। इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? तो सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो इकाई में होगा वह इकाई अंक होगा, या फिर शुरू से पहले मल्टीप्लाई करो, इस तरफ से इधर बढ़ो या इस तरफ से इधर बढ़ो। ठीक, तो इधर से इधर बढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट। तो 5 2 जा 10। एक बार शुरू में 0 आ गया तो वह गुणा करने पर कभी भी चेंज नहीं होगा। 10 का पारा 6 बार तो 60 0 आया, 60 का पारा 5 बार तो 5 6 30 300 हो रहा है तो भी 0 आया।
तो दो संख्या को मल्टीप्लाई करने पर यदि इकाई अंक 0 आ गया तो आंसर 0 ही रहेगा। सी 5 इंटू 0 इंटू 7 इंटू 7। तो एक बार यदि कहीं 0 आ गया है मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो आंसर इकाई अंक में क्या होगा 0। इकाई अंक नहीं भी पूछे तो भी आंसर क्या इसका रहेगा 0 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर डी 52 इंटू 36 इंटू 6। संख्या ऐसे आपको यदि बड़ा रूप में मिल गया तो क्या करोगे, पहले कोई दो संख्या का मल्टीप्लाई करो। 6 6 जा 36। इधर ध्यान दो क्या सिखाने वाला हूँ। 6 6 जा 36। 36 ऐसे लिखेंगे तो इसमें इकाई अंक क्या आया 6। अब 6 का टेबल 3 टाइम पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ इकाई अंक ढूंढना है। तो ऐसा सिर्फ आपका टाइम वो लोग एक्स्ट्रा लेने के लिए देते हैं या किस बच्चे में ज्यादा समझने की क्षमता है उसको जांचने के लिए लेते हैं। ठीक है, तो 6 6 जा 36 तो मतलब सिर्फ 6 लिखना है। अब 6 का मल्टीप्लाई 2 से करो तो 6 2 जा 12। तो 12 में इकाई अंक क्या है 2, बस हो गया आंसर। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक, चाहे इसको और बड़ा नंबर दे दे ऐसे 5 2 9 इंटू 4 8 7 3 9। ये आपको निकालना है इकाई अंक, तो इतना बड़ा अंकों से कोई मतलब नहीं है। इसका इकाई अंक लो और इसका इकाई अंक लो तो 9 9 जा 81। इकाई अंक क्या है 1। आंसर हो गया। ठीक है, आगे समझ में।